नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित मैंने आप तक टोटल 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 6 जो लास्ट वीडियो अब तक दिया है मैंने आपको, वो वीडियो तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर का एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है ना, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो आप वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो फिर छूट नहीं सकता है आपसे वो सवाल। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वही दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। उस समीकरण के कैसे देखते ही पता चले कि इसके कितने हल होते हैं। एक हल होने वाला समीकरण का रूप कैसा होता है, अनगिनत हल होने वाले समीकरण का रूप कैसा होता है, कोई हल नहीं होने वाले समीकरण का रूप कैसा होता है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि संगत समीकरण, असंगत समीकरण क्या होता है, आश्रित समीकरण किसे कहते हैं, विरोधी, अविरोधी, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये भी हम समझेंगे कि समपाती रेखा, समांतर रेखा और फिर प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके बीच हम रखने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, पूरे अंत तक बने रहिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। और याद भी करवा देंगे, याद करवा देंगे, विथ लॉजिक समझाएंगे आपको। अभी तक अगर आपने किसी भी वीडियो को अभी तक अगर आप सिर्फ सुनते आ रहे हैं कि मैं याद कर सकता हूं सर, कैसे याद करूं, याद करके सर सिर्फ समझा जा सकता है, तो ये एक गलत बात है। हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है सर। गणित अगर इस प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे हैं तो यहाँ पर विथ लॉजिक, विथ कॉन्सेप्ट आपको पहुँचाया जाता है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए और हर प्रश्न को टच करने का आपके अंदर कैपेसिटी हो जाए। चलिए, तो फटाफट से देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसका लाभ आप भी लें और आपके मित्र भी उठाएँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ते आ रहे हैं सर, चैप्टर है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर में होता है, ये आपको पता है। आप जानते हैं सर कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, इसमें इंक नहीं है शायद। व्यापक रूप की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था व्यापक रूप के बारे में। व्यापक रूप क्या होता है? वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। दूसरा होता है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। फिर इन दोनों में क्या अंतर होगा? पेयर में है तो फिर अंतर क्या होगा सर? दोनों तो इक्वल हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम पहले वाले को a1, दूसरा को a2, पहले वाले b वाले को b1, फिर यहाँ b2, यहाँ पर c1 और यहाँ पर c2 कर देते हैं। इससे ये पता चलेगा कि पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 के रूप का होता है और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप का होता है। अच्छे से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, याद करवाने का पूरे 100% गारंटी मैं लेता हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए सिर्फ आप। अगर याद नहीं हो गया ना तो आप अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अभी कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास दो समीकरण हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए खाली। एक है आपके पास 5x प्लस 2y और बराबर में 9। एक आपके पास है 3x प्लस 2, यहाँ पर कर देते हैं 5y और बराबर में 10। ये दो इक्वेशन है, पेयर में है। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें आपको क्या कहने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये आपका पहला नंबर इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ये पहला इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन इस रूप का है और ये इक्वेशन इस रूप का है। x के बगल में a1 है तो आप कहेंगे सर ये a1 का मान तो 5 हो गया, फिर बिल्कुल राइट। y के बगल में b1 है तो y के बगल में या 2 है तो सर इसका मतलब ये b1 का मान हो गया, एकदम राइट। उसके बाद c1 का मान, तो सर c1 तो बराबर के इस पार है, तो आप इस 9 को इस पार से इस पार ले जाइए, तो इस पार ले आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस 9 को हम इस पार ले आते हैं, बराबर में 0 बचाते हैं। उसी प्रकार 10 को इस पार ले आइए तो इधर लाने से माइनस का 10 बराबर में क्या बच जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर सर ये 9 क्या है, फिर तो c1 है।
क्या है ये? C1 है। याद रखेंगे x के बगल में हमेशा A1, y के बगल में B1 और ये C1 का मान होता है। नीचे आइए, यहाँ पर x के बगल में A2, यानी कि सर आप कहेंगे यस सर मैं समझ चुका हूँ, ये 3 के बारे में तो आप पूछ रहे हैं, A2 का मान 3 है। फिर 5 की बात करेंगे तो y के बगल में B2 होता है, ये B2 हुआ और ये आपके पास C2 हो गया। आप क्या किए कि ये जो आप देख रहे हैं ना व्यापक रूप, इसी रूप का ये इक्वेशन होता है जिसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 के रूप का होता है और इस तरीके से आप कहते हैं कि ये इसका व्यापक रूप है। क्या आपको ये जानकारी समझ में आई? आपको अच्छा लगा? ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेवल उठाते 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 और फिर आपको जो है हाई लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे इक्वेशन जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वह सब का सब इसी रूप का होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। किसी भी इक्वेशन की अगर आप बात करते हैं तो समझ गए। इसके हल आपने किया, मैंने बारी बारी से वीडियो आप तक अपलोड किया, चाहे वह प्रतिस्थापन की बात करें, विलोपन की बात करें, तुलनात्मक विधि की बात करें, है ना, वज्र गुणन विधि की बात करें, आप सारे विधि की चर्चा मैंने कर चुका और हर एक वीडियो में एक नए विधि के साथ आप तक वीडियो को लेकर पहुंचाया है और आपने देखा है, प्यार दिया है, कमेंट किया है, अच्छा लगा है, आपने प्रश्न भी पूछा है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज तक आपने जो नहीं सीखा है ना वो सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जी हाँ, वो चीज सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इसलिए पूरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इसको देखते ही कैसे पता चले कि इसके कितने हल हैं, तो ये सारी चीजें की जानकारी मैं अब शुरू करने वाला हूं। जरा ध्यान से आप बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा यहां पर क्या लिखने वाला हूं आपको, यहां पर हम लिखने वाले हैं अनुपात की तुलना। सबसे पहले अभी आपने देखा ना a1 b1 c1 और a2 b2 c2, एक अनुपात होता है आपके पास a1 बटा, ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 और बराबर नहीं होते हैं b1 बटे b2 के। ये आपको मैं लिख देता हूं, ये पहला स्टार है आपका। दूसरी तरफ इधर आ जाइए, ये शर्त बता रहे हैं हम आपको, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और दूसरा क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। या फिर यहाँ वाला को हम बराबर रखते हैं और इस तरफ वाले में जब हम लिखेंगे तो बराबर नहीं कर देंगे। जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ध्यान दीजिएगा, गर्मी काफ़ी है, बहुत काफ़ी गर्मी है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई एसी रूम में नहीं रहता हूँ सर, बस एक फ़ैन है, एलिवेस्टर आप ऊपर में देख सकते हैं, अगर दिखाई देता होगा तो, नहीं दिखाई देता होगा तो कोई बात नहीं है, एलिवेस्टर है सर। मैंने टाटी से यहाँ तक पहुँचा है, पहले मेरा टाटी का घर था, फिर एलिवेस्टर का घर बना है, फिर हो सकता है भविष्य में कभी छत हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट, आशीर्वाद, दया दृष्टि रहा तो ज़रूर है कि ये एक दिन छत बनेगा सर, बिल्कुल सर, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मेरे माथे पर पसीना आपको झलकता होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल झलकता होगा। आगे बात कर लेते हैं। ये अनुपात हो गई सर, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया। ये 3 अनुपात हो सकता है, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के 3 अनुपात हो सकते हैं। एक a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है, बराबर दे के काट दीजिएगा तो इसका मतलब हुआ कि बराबर नहीं है। जैसे 3 बराबर 3 है तो ये सही है, लेकिन 3 बराबर नहीं है 2 के, 5 के, -3 के, तो ये काट दिए तो ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है। दूसरा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों बराबर होते हैं। तीसरे कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर होते हैं b1 बटे b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये 3 अनुपात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका शर्त समझिएगा। अब अगर अनुपात ऐसा हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, धैर्य बना कर रखिए, मैं एग्जाम्पल दूंगा खूब मजेदार तरीके से। एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है सर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 जब होता है तो इसकी रेखा की अगर हम बात करें ना तो रेखा कैसा होता है, प्रतिच्छेदी। रेखा कैसा होता है सर,
प्रतिच्छेदी रेखा होता है। रेखा कैसा होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब जानते हैं? प्रतिच्छेदी का मतलब क्या ये दोनों प्रतिच्छेदी है? नहीं सर, उल्लू बना रहे? नहीं नहीं, पूछ रहा हूं क्या ये दोनों प्रतिच्छेदी है? बिल्कुल, ये दोनों एक बिंदु पर, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पर काट रहा है, एक दूसरे को छेद रहा है, इसीलिए इसका नाम प्रतिच्छेदी हुआ। तो आप कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखा का जो लाइन बनेगा वह ऐसे बनेगा सर, लाइन ऐसे बनेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर देखिए एक बिंदु पर ये काट रहा है। दूसरा, इधर आ जाइए, ये आपके पास जो अनुपात है इसका नंबर 1 में की हम बात करेंगे तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इसकी रेखाएं कैसी है? जरा ध्यान दीजिए, इसकी रेखाएं सर समपाती है। कैसी है? समपाती है। तो इसकी रेखाएं कैसी होती है सर? तो इसकी रेखाएं समपाती होती है, समपाती होती है ना, समपाती होती है, यानी कि समपाती रेखा होती है। यहां पर लिखना चाहिए था, तो हम लिख देते हैं समपाती रेखा। इस रेखा को आप बोलते हैं समपाती। अब समपाती का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि अगर कोई लाइन है तो इस पर अनंत बिंदु होता है। ये अनंत बिंदुओं का सर समुच्च होता है। समुच्च का मतलब ग्रुप। यहां पर बहुत सारे बिंदु है। तो जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा गुजरती है, एक रेखा पर जब कोई दूसरी रेखा गुजरती है, तो एक बात बताइए कि अगर ए बी आपके पास रेखा है और सी डी आपने एक दूसरी रेखा तैयार किया और इस रेखा को इस पर गुजारिएगा तो इस पर भी अनंत बिंदु और इस पर भी अनंत बिंदु। तो ये दोनों बिंदु इस पर जो है ऐसे जाएगा, अनंत बार टच करेगा। कितनी बार टच करेगा? अनंत बार, क्योंकि इस पर भी अनंत बिंदु, इस रेखा पर भी अनंत बिंदु, और ये रेखा अगर इस पर से चलेगा तो कितनी बार एक दूसरे बिंदु को टकराएगा? अनंत बार टकराएगा, क्योंकि बिंदु अनंत है। यानी कि इसका जो रेखा बनेगा वह ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक रेखा पर दूसरी जो है ऐसे चल रही है, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं समपाती रेखा। इसको आप क्या बोलते हैं? तो समपाती रेखा बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अनुपात आप देख रहे हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टे C2। इसकी रेखाएं कैसी होती है? तो इसकी रेखाएं समानांतर होती है। इसकी रेखाएं कैसी होती है? तो सर समानांतर होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी रेखाएं होती है समांतर रेखा होता है। ये कैसी रेखा होती है? तो समांतर रेखा होता है। अब जरा समझिए ध्यान से, ये तो आपने पहली बार देख लिया रेखाएं समांतर। उसके बाद दूसरा कंडीशन समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक रेखा दूसरे को कितने बिंदु पर टच कर रहा है? तो एक बिंदु पर टच कर रहा है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। एक रेखा दूसरे को एक ही बिंदु पर टच कर रहा है, एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो जितने बिंदु पर दो रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है, मिल रही है, उतने उसके हलों की संख्या हो जाती है। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा में कई बिंदु को सटा रहा है? एक बिंदु। तक कहेंगे केवल एक हल, केवल एक हल, या इसी को आप बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहा जाता है, इसी को आप बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, दूसरा नंबर इसका लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं दूसरा नंबर। देखिए, अभी अभी आपने देखा कि जो समपाती रेखा होता है, जो समपाती रेखा होता है उस पर एक और रेखा अगर चलती है तो एक रेखा तो अनंत बिंदुओं का समूह, दूसरा उस पर जा रहा है तो अनंत बार एक दूसरे को टच कर रहा है। इसका मतलब अनंत बार मिलन हो रहा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कितने हल होंगे? तो सर अनंत बार हल हो रहा है, या लिखेंगे यहाँ पर कि अपरिमित रूप से अनंत हल। अपरिमित रूप से कितने हल हैं? तो अनेक हल हैं, अनेक हल। अपरिमित रूप से कितने हल हैं? तो अनेक हल हो गए इसके। ये दूसरा नंबर आपने इसको लिख दिया। कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। यहां पर देखिएगा, ये जो अनुपात आप देख रहे हैं समानांतर रेखा की बात कर रहे हैं हम। तो रेखाएं जब समानांतर होती है, जब रेखाएं समानांतर होती है तो समांतर रेखा किसको कहा जाता है? एक रेखा ये हो गया, ये एक रेखा हो गया, और दूसरा इस रेखा के समान चले, दूसरा इस रेखा के समान चले, तो इन दोनों को आप बोल देते हैं एक दूसरे के समानांतर रेखा है। ये एक दूसरे के कैसी रेखा है? तो समानांतर रेखा हो जाता है। अब बताइए कि ये रेखा इसको कहीं से मिल रहा है?
कोई बिंदु इसका टच हो रहा है, एक दूसरे को मिला रहा है? नहीं, एक दूसरे के समान चल रहा है, समान अंतर, उसको बोला जाता है समानांतर रेखा। इसका मतलब अगर एक दूसरे को ये काटिए नहीं रहा है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कोई हल नहीं। कटेगा, मिलेगा दो रेखाएं तभी ना उसका हल होगा। यहां तो मिल नहीं रहा तो बोलेंगे कोई हल नहीं। यहां पर क्या लिखेंगे? इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया? चलिए, ये तो दुद्दू को पॉइंट आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम आगे की बात करने का प्रयास करें तो क्या कहेंगे? तीसरा नंबर में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर में। अब बात आता है कि ये रेखा विरोधी है, सॉरी, पहले विरोधी से पहले हम बता देते हैं आपको कि संगत है, असंगत है कि फिर क्या है ना? संगत असंगत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, संगत असंगत की बातें कर रहे हैं तो देखिएगा, संगत का मतलब क्या होता है? देखिए, संगत, संगत का अर्थ होता है कि जब कोई दो व्यक्ति मिले, जैसे मोहन संग राधा, तो ये दोनों अगर मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? संग मिलेंगे। अगर दो लोग मिल रहे हैं तो उसको संग बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक रेखा दूसरे को काट रहा है तो ये मिल रहा है, मिल रहा है, इसका मतलब संग हो रहा है, तो बोलेंगे संगत। इसको क्या बोलेंगे? ये संगत समीकरण है। ये क्या है? तो संगत समीकरण है, संगत समीकरण। ये कौन सा समीकरण होगा? तो संगत समीकरण होगा। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मिल रहा है एक बिंदु पर तो आपने संगत बोल दिया, और यहां अनंत बिंदु पर मिल रहा है तो संगत नहीं होगा। यहां भी तो मिल रहा है तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? संगत ही बोलेंगे। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं तीसरा नंबर में इसको कि ये भी कौन सा समीकरण है? तो ये भी जो है संगत समीकरण है। ये भी कौन सा समीकरण है? तो संगत समीकरण है। अब जरा आप होशियार हैं, आप बता सकते हैं कि अगर ये दोनों संगत समीकरण है तो ये कौन सा समीकरण है? भाई ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये तो दो रेखाएं समानांतर है। इस तरीके से समानांतर है कि नहीं? इस तरीके से रेखाएं हैं, समांतर रेखा है, तो एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है। तो जब मिल ही नहीं रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं? असंगत। इसका तीसरा नंबर बोल सकते हैं असंगत समीकरण, असंगत समीकरण, असंगत समीकरण। लॉजिक से याद करने का प्रयास कीजिए। मिल रहा है तो संगत, नहीं मिल रहा है तो असंगत। सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको याद कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ आ रही होगी। चलिए चौथा नंबर की बात कर लेते हैं। अब लास्ट नंबर पर जरा ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 की बात करते हैं। कभी कभी आपसे सवाल में पूछा जाता है विरोधी, अविरोधी और आश्रित, है ना? 3 वो चीज पूछा जाता है। तो ये जो रेखाएं प्रतिच्छेदी है जिसका अनुपात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये क्या होगा? तो ये होगा आपका अविरोधी। ये कैसा समीकरण होता है? अविरोधी, अविरोधी होता है, इसको आप बोलते हैं अविरोधी। और इसका चौथा नंबर में हम लिख सकते हैं ये कैसा समीकरण होता है? जो संपाती होता है, इसको आप बोलते हैं आश्रित। इसको आप क्या बोलते हैं सर? इसको आप बोलते हैं आश्रित। और ये जो आपके पास चौथा नंबर में होगा, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको भी आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप विरोधी। इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे विरोधी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पर विथ लॉजिक इसको समझने का प्रयास कीजिए। अविरोधी, ऐसे करने का मतलब क्या होता है? भाई विरोध मत करो, विरोध मत करो, यानी अविरोध करो। ऐसे किया हुआ है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो ऐसे कर रहा है तो अविरोध कर रहा है, यानी कि अविरोधी हो गया। और यहाँ पर ये आश्रित हो गया, एक दूसरे पर आसन जमा के रखे हुआ है, आसन जमाए हुआ एक दूसरे पर हैं तो आश्रित हुआ, और इसको आप बोलेंगे विरोधी। ये क्या है? विरोधी है। क्यों विरोधी है ये? क्योंकि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के समानांतर है तो एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहा है, और दो व्यक्ति अगर मिलेगा नहीं तो विरोध कर रहा है, एक दूसरे को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक दूसरे का विरोध कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को विरोध करने वाले लोग मिलते नहीं हैं। और यहां पर अविरोध कर रहे हैं, इसलिए तो ये मिल रहा है ना? अविरोध कर रहा है इसलिए ये मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब फटाफट से हम 3 एग्जाम्पल यहां पर लेकर इन चीजों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जिसमें से पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आपको हम एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर, जैसे अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई समीकरण है और समीकरण में कुछ इस प्रकार से है कि 2x प्लस का 10y बराबर का यहां पर दे देते हैं 18। उसके बाद यहां दे देते हैं 6x प्लस 30y, है ना? 30 नहीं देते यहाँ पर, 15y और बराबर का दे देते 19। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या समझाया था अनुपात चेक करने के लिए। ये आपके पास a1 का मान है, ये आपके पास a2 का मान है, तो 2/6। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ b1 यहाँ b2, तो 10/15। अब जरा देखिए काट के इसको 2 से काटिएगा 6 को 3 बार में, तो यहाँ बचेगा 1/3, और यहाँ काटिएगा तो 2
पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिये 15, तो यहाँ बचेगा 2/3। एक दूसरे के बराबर है, ये 1/3 है, ये 2/3 बराबर नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू है ना, ये क्या है, डज नॉट इक्वल टू, यानी A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ये कैसा रेखा हो गया, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। उसी प्रकार से अगर हम इसका एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, लाइट कट गई है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आता होगा। यहाँ पर अगर मान के चलते कि इसका समीकरण हम लेते हैं, जैसे 2x + 10y बराबर का 20, और यहाँ पर ले लेते हैं 4x + 20y बराबर का 14। अब यहाँ पर अनुपात निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/4, ठीक है, 10/20, और यहाँ 20/40। 2 से 4 कटा 1/2, 10 से 20 कटा 1/2, 20 से 40 कटा 1/2, ये सब का सब बराबर है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात ये रेखाएं संपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, संगत समीकरण है और आश्रित समीकरण है। इसी तरीके से 2 इक्वेशन आपको दिया जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, और वहां पर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने अनुपात को अच्छे से समझ लिया तो पूरा खानदान को खंगार सकते हैं आप, और उसका पूरा नाम और निशान बता सकते हैं कि ये कैसा समीकरण है, विरोधी है, अविरोधी है, संगत असंगत, आश्रित है, क्या है, एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं। साथियों, लाइट कट गई, इसलिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मिलेंगे आपके साथ जल्दी एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी जगह जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।